ये जितनी भी लेडीज़ अभी आपको दिखाई दे रही हैं ये आशा वर्कर्स है और इनके द्वारा लगातार समय समय पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट वही बात है कि जो ये मांगों को लेकर अपनी बार बार सड़कों पर आ रही है, आए दिन की तरह प्रोटेस्ट किया जाता है और यही कहा जाता है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ जो है इन जो भी एक जितनी भी लेडीज़ जो हैं इनको देखने को मिल रही है। और अगर मेहनताने की बात की जाए उसको लेकर लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और अभी भी लगातार दिन ब दिन ये प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। और आज बात की जाए तो PAGD यानी कि पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन के कन्वीनर और स्पोक्स पर्सन खुद यहाँ पर हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, वो भी आज इनका सपोर्ट करते हुए यहाँ पर आया हुआ। सीधे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है जो स्पोक्स पर्सन है PAGD के। और समझ सकते हैं कि आज इनका भी समर्थन, कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से PAGD भी चाहती है कि हमारी पैठ जो है वो बनी रहे लोगों में, हमारी जो एक समझ है वो लोगों को भी समझ आए कि हम किस लिए जो है हमने PAGD बनाई थी। और इसी तरीके से अगर हम लोगों के साथ रहेंगे तो शायद ये भी हमारे समर्थन में आएंगे और इसी को लेकर आज ये भी इनके साथ सड़कों पर है। जिस तरह से ये आशा वर्कर्स जो प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं और उन्हीं के साथ ये तारिगामी जो है ये भी आज इन्हीं के साथ। खत्म कर दी गई। करण सिंह साहब, देखिए मैं करण सिंह के साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि यारा आज अगर वो दरबार बंद रहा तो रिलायंस का दरबार यहाँ जम्मू क्यों आना है, रिलायंस वालों का। अगर ऐसा कर लीजिए, ये दुकानदार कल तक दुकानदारी कर रहे थे, इनको तो बेचारों को पेट पालना है अपने बच्चों का, इन्हें अपना दुकान चलाने का मौका मिलना चाहिए। तो रिलायंस वालों को यहाँ बड़े सरमाएदारों को फिर यहाँ जम्मू में क्यों लाना है। एक वक्त अभी तो जो भी हमारे पास मुनाफे बख्श पब्लिक सेक्टर है, जिन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज को फैलाया, हमारे कारोबार को फैलाया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। कौन क्या कहे कि कल मेरे देश को भी ये बेचेंगे ये सौदागर। और इसीलिए मैं आपकी वसातत से हर शहरी से ये अपील कर लूँगा, ये कश्मीर और जम्मू का ही सवाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, हर शहरी का सवाल है। ये मेरा मुल्क है, मैं इसे बेचने नहीं दे दूंगा, ये हमारा नारा रहेगा। आप हमेशा से कहते हैं कि ये जो धारा 370-35 है, ये दरबार मुल्क की रियायत जो है वो महाराजा हरि सिंह के समय से चली आ रही है, लेकिन जब उनकी छुट्टी की बात आती है उनको समझने की बात है। क्योंकि जो तारिगामी साहब है अभी तो ये बात, क्योंकि आशा वर्कर को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और सीधे तौर पर ये रिलायंस स्टोर की बात की जाए तो उसकी भी बात ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरे मुल्क में आज ये तहरीक चल रही है कि आशा वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और इन्हें मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए और इनका स्टेटस बढ़ाकर वर्कर की हैसियत मुकर्रर की जाए और इन्हें परमानेंट जॉब की जमानत मिलनी चाहिए। ये आशा चाहती है पूरे मुल्क में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। देख सकते हैं सीधे तौर पर कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है, जितनी भी लेडीज़ हैं इन्हीं के समर्थन में जो है तारिगामी जो PDP के यानी कि माफ़ कीजिएगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो कन्वीनर हैं और साथ ही अगर बात की जाए स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हीं से ये अभी ये उन्हीं की बात जो है ये रख रहे थे। अभी कोशिश करेंगे कि जितनी भी आशा वर्कर्स हैं उनसे भी किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लंबे समय से अपनी डिमांड रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो मिनिमम वेजेस है उसे बढ़ाने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। ये अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं लोगों को बताने के लिए। सरकार की जिम्मेदारी है जो इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड को दर्जा मिलना चाहिए और इसके
आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और उसके साथ ही जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, उनका भी ये मुतालबा है कि उनका एक जॉब से कार्ड किया जाए, उन्हें परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। ये मांगे रही है, उनकी सरकार मानती रही है। इसलिए पूरे मुल्क में जो आशा वर्कर्स हैं उनसे आज के दिन एहतजाज करने का होगा और पूरे देश में होगा। क्योंकि पीछे अगर कोई घटनाक्रम देखा, आप सभी नेता जो हैं अब जम्मू पे फोकस कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या पहले गलत नहीं करते हैं क्या? अगर लोग आपस में आ जाए, यहाँ के लोग वहाँ जाए, वहाँ के लोग यहाँ आ जाए, उसमें हर्ज क्या है? ये मैं किसी और जगह नहीं आ रहा हूँ, अपने घर आ रहा हूँ। ये मेरा घर है और अपने लोगों के साथ बात करने के लिए, सुनने के लिए आ रहा हूँ, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए आ रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा अपनापन भी है अपनों के साथ। सर एक बताइए, जो 6 लोग कल एम्प्लॉयज 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखने के लिए कि धारा 370 की समाप्ति के बाद बदली है या नहीं बदली? नहीं, तस्वीर तो यही है कि पहले यहाँ हमारे दुकानदारों को ये तहफ़्फ़ुज़ था कि ये बेचारे मजदूरी करते थे और अभी तो रिलायंस घुस आया है। और रिलायंस का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे कारोबार करने वाले, छापड़ी परोस से लेकर दुकानदार तक, इनको अपना कारोबार बंद करना होगा। वो वैसे ही जैसे इन्होंने पहले डिजिटल ये जो कम्युनिकेशन का सेक्टर है उसको कब्जे में ले लिया। आज पहले जियो शुरू किया तो उस वक्त लालच दे दी कि भाई मुफ्त की कालें होंगी। आज देख लीजिए जियो का क्या हाल है, BSNL को तबाह करके और बाकी जितने भी कम्युनिकेशन लाइन्स हैं उनको बर्बाद करके। तो मैं ये ज़रूरी बात है, इनको कह दीजिए कि ये बदलाव लाया है आप कि मेरा दुकानदार अब खाता बंद कर ले। एक और सवाल है, ये जो रोजगार का सवाल है, ये आशा बहनें हैं, ये भी जम्मू की रहने वाली है, कश्मीर की रहने वाली है। इनसे पूछिए, कोविड में काम करने वाली सफ़े अव्वल पर हमारी बहनें, क्या इनको मिनिमम वेजेस मिलता है? क्या इनको जो सेफ गार्ड्स हैं, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मिलता है? क्या इनके साथ जो वादा किया गया है कि अगर कोई आशा या आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर मरे काम करते वक्त उनको इंश्योरेंस मिलेगा, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। यही सबक उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। हाँ, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा, कुछ लेकर आ जाओ। मैंने मंत्री से कहा को जो कल सैक किया गया है, अभी तक 35 एम्प्लॉयज़ को सैक किया गया है, कुछ रोष प्रकट हुआ है इस पर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार कहती है कि ये बहुत, क्योंकि जो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, देखिए जवाब इन्होंने दिया नहीं। मैंने इसीलिए कहा आपकी वसातत से, भाई गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को चाहिए कि वो वाइट पेपर जारी करे और कहे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू में, कश्मीर में कितने जॉब्स मिले हमारे बेरोजगार नौजवानों को, एक कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ। इसके अलावा ये सिर्फ 35 मुलाजिमों का सवाल नहीं, आज ही एक और आर्डर, कल या आज आर्डर निकला है, जो रहबरी फॉरेस्ट 100 से ज़्यादा लोग लगाए गए थे, कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको निकालने का भी हुक्म शायद सादिर हुआ। और इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्पर्स 1000 के करीब जो 10 साल से काम कर रही थी बच्चियां, कहते हैं कि उनको कोई प्रॉपर आर्डर नहीं था। 10 साल, मैं वही कहता हूँ, 10 साल तनख्वाह कहाँ से लिया गया? मैं नहीं, वो एंटी नेशनल हैं वो हेल्पर्स। तो मैं 1000 आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बात करता हूँ। और मैं ये भी करता हूँ जो इन्होंने मुलाजिमों को निकाला। मेरे यार, मेरा मुल्क एक कानून के तहत चल रहा है, एक अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड नहीं किया गया।
अगर एक मुलाजिम को, अगर आप किसी भी शहरी को सज़ा देना चाहते हैं, उसके लिए लेट डाउन प्रोसीजर है। वो लेट डाउन प्रोसीजर मिनिमम ये है हमारे मुल्क में, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो उसे मौका दो अपने दिफा में कुछ कहने का। गिव हिम द राइट ऑफ हियरिंग which has not been given. That is why it is illegal, it is unconstitutional. सर, आपको लगता है बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है? क्योंकि एक तरफ आप रिलायंस की बात कर रहे हैं, व्यापारी हिट हो रहा है, दूसरी तरफ आप सरकारी कर्मचारियों की बात करें, बीजेपी टोटल फेल हो गई है। नहीं, एक दो चीजों में नहीं, एक झूठ बोलने में कभी कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दिन को रात, रात को दिन, और आवाम को तारे गिनने के लिए आमादा करना, वो एक महारत है इनको, उसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात चैनल्स कंट्रोल में है, मीडिया को खामोश कर दिया गया है, दबाव में लाया गया है मनमानी करके। नतीजा यही है कि फैक्ट्स आवाम के सामने नहीं आ रहे हैं। और ये जो दलील है मेरे भाई, नाकामी की बात वहाँ करो जहाँ उन्होंने कुछ किया हो। ये कहा था उन्होंने कि पूरे भारत को हम नए दौर में लाएंगे। आज भी हमारा ये मुतालबा है कि फैक्ट्स पेश कर लो, किसकी परचेजिंग कुव्वत ख़त्म हो गई, कम हो गई, और कुव्वत खरीद में इतनी कमी क्यों पैदा हुई एक तरफ। दूसरी तरफ जो बिग मोनोपोलिस्ट है, वो अडानी के हों या अंबानी के हों, वो आसमान के साथ बातें कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों? वहाँ नाकाम नहीं हुए वो। स्टेटहुड की क्या बात है? मैं वही कहता हूँ, देखिए, अरे यार, अभी महाराजा हरी सिंह की बात हो रही थी। ये जो स्टेट जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाने वाले कौन थे? ये डोगरा रूलर्स थे। तारीख पढ़ लो सर, सामने आके सर। जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक रियासत बनाने वाले कौन थे? डोगरा रूलर्स। ये डोगरा राज में ही ये स्टेट बनी है। अब एक और बात बताऊंगा, लद्दाख नहीं था जम्मू कश्मीर का हिस्सा। वहाँ एक जनरल, बड़े सिपह सालार जोरावर सिंह शहीद हो गए, जिनका फोटो यहाँ यूनिवर्सिटी में भी है। एलजी साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साहब, एक शहरी होने के नाते मैं कह रहा हूँ, जोरावर सिंह ने अपनी जान दे दी थी लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए। आप जोरावर सिंह को किस दर्जे में रखना चाहते हैं? अब क्या वो अब भी शहीद है? जम्मू कश्मीर लद्दाख की यूनिटी का सिंबल है? ये मेरा सवाल है। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख 200 साल की हिस्ट्री है, और ये भी कहा गया ये ताज है हिंदुस्तान का। ताज को जमीन पर पाँवों के नीचे रखा गया। किसने किया? जम्मू के शहरियों को सोचना चाहिए, कश्मीर को सोचना चाहिए, इसमें सियासत नहीं। मैं अपील करना चाहता हूं आपकी वसातत से, मैं एक शहरी होने के नाते हर मकतब फ़िक्र से, हर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हर जी हो शहरी से अपील करना चाहता हूं, यार ये जो बेइज्जती और बेमुरवती हो रही है जम्मू के साथ, कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। ये जो है महबूबा जी ये कह रही है कि डिलिमिटेशन सीधे तौर पर समझा जाए तो आशा वर्कर्स का सपोर्ट करने के लिए तारिक आमी जी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो हर वो मुद्दा है अब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने ला रहे हैं। चाहे वो रिलायंस स्टोर के यहाँ पर खुलने की बात की जाए, और उसके साथ ही जो दरबार मूव की बार बार बात की जा रही है उसकी बात की जाए, तो वो भी उन्होंने कहा कि ये लद्दाख की बात वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था, लेकिन महाराजा जो गुलाब सिंह थे, उनके जो सिपह सालार थे जनरल जोरावर सिंह, उनको कहकर ये अपने साथ जो है लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया था। और ये राजाओं के ज़माने से ही ये वो दस्तूर था दरबार मूव का, लेकिन जो इस सरकार ने बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया, और उससे व्यापारी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस पर यह भी सवाल पूछा गया कि जो 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कल आपने देखा होगा एक खबर आई थी बड़ी कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उनके जो
उनके जो जोड़ थे, जो तार उनकी जुड़ी हुई थी, वो उन लोगों से थी जो देश के लिए गद्दार हैं, जो देश के लिए यानी कि टेररिस्ट जिन्हें घोषित किया गया है, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े थे, जिन्हें 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया। उनके जब उन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ बात नहीं कही। ये ज़रूर कहा कि हाँ, इतनी देर से वो काम कर रहे थे, अब अचानक वो कैसे देश के गद्दार हो गए, कैसे देश के गद्दारों के साथ उनका अब कनेक्शन हो गया, अब ये कैसे सामने आया, पहले क्यों नहीं आया, इस पर इन्होंने ये चीज़ साफ तौर पर कर दी। लेकिन बात ये है कि आशा वर्कर्स की वो सपोर्ट करने आए थे, लेकिन आशा वर्कर्स तो की जो बात थी वो तो सामने कम ही आई, लेकिन और मुद्दे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामने आ चुके हैं। अब देखा जाता है कि आशा वर्कर्स के साथ क्या होता है, क्योंकि अब पॉलिटिकल लोग भी उनके साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको अपना उल्लू सीधे तौर पे देखा जाए सीधा करना है, वो अब इनका सहारा लेते हुए जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखा जाएगा कि आशा वर्कर्स का जो मसला है वो कब तक हल होता है, जो उनकी डिमांड है वो कब पूरी की जाती है। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।